सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पॉइसन ब्रैकेट्स के बारे में डिस्कशन की थी। अब हमारे पास आ रहा नया टॉपिक ये सो कॉल्ड वेरिएशन ऑफ कैलकुलस। और आई डोंट थिंक कि आपने ये बीएससी में ना पढ़ा हो। बीएससी में ये सेम टॉपिक है कैलकुलस की बुक में, कौन से सेमेस्टर में, किसी सेमेस्टर में तो है। और मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहीं से उठाए हैं जो कि पेपरों में आते हैं। तो दिस इज़ द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू बीएससी क्लास। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हाई कर दिया है, तो देखते हैं ज़रा इसके बारे में। वेरिएशन ऑफ कैलकुलस। तो पहली डेफिनेशन है फंक्शनल। फंक्शनल फंक्शनल क्या होता है? लेट बाई वन बाई टू सोन बाई एन बी फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स। मतलब बाई वन इज फंक्शन ऑफ एक्स, बाई टू इज फंक्शन ऑफ एक्स, बाई एन इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड सोन, डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। मतलब ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किए इस इंटरवल में डिफाइन किए हैं। लेट कैपिटल एस इक्वल टू एस ऑफ वाई वन बाई टू सोन वाई। मैं ये एस ले रहा हूँ, किसका फंक्शन? एस इज फंक्शन ऑफ वाई वन बाई टू सोन वाई। मतलब दिस एस इज फंक्शन ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ध्यान रखना इस चीज़ का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो भी फंक्शन फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज बाई वन बाई टू बाई आना फंक्शंस ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं फंक्शनल, सिंपल भाषा में। दैट इज फंक्शनल इज द फंक्शन ऑफ सेवरल फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 27 की शेप में वी हैव स्टेट फंडामेंटल लेमा ऑफ वेरिएशनल कैलकुलस। इसका सिर्फ स्टेटमेंट है, प्रूफ नहीं है इसका सिलेबस में। तो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट, ध्यान से देखिए ज़रा, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे आगे जाके। लेट फाई ऑफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल एक्स जीरो टू एक्स। माइंड इट, फाई ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन दे रखा है जो कि इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। एंड इफ बोलता है एक्स जीरो टू एक्स वन फाई ऑफ एक्स इंटू ईटा ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटेग्रल अगर जीरो के बराबर हो, अगर ये इंटेग्रल जीरो हो और फाई ऑफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस हो इस इंटरवल में, तो उस केस में वेयर ईटा ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियलेबल आल्सो देन फाई ऑफ एक्स इक्वल जीरो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर फाई ऑफ एक्स इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, ईटा ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस तथा डिफरेंशियबल फंक्शन है, और इस तरीके से है कि एक्स जीरो टू एक्स वन इंटेग्रल फाई ऑफ एक्स ईटा ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल जीरो। ये सिर्फ कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस तथा डिफरेंशियबल है, और दोनों की गुणा की इंटीग्रेशन अगर जीरो के बराबर है तो उस केस में दिस फाई ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो इन दिस इंटरवल। ये लेमा है, इसका बाकायदा प्रूफ है, लेकिन हमने सिर्फ इसको यूज़ करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, दिस इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल सच दैट दिस इंटीग्रल इक्वल जीरो। इफ इट इज इक्वल जीरो देन फाई ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल जीरो। अब हमारे पास आ रही है ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, डिराइव आयलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन। और इसके बिहार पे अभी न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे। और दूसरा किस तरीके से पूछा है इसको, राइट अ नोट ऑन स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल। ध्यान रखिएगा, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखते हैं ज़रा, कंसिडर अ फंक्शन, फंक्शन लिया हमने एक्स वाई वाई डैश। हमने तीन वेरिएबल लिए, सिर्फ ये तीन वेरिएबल सिलेबस में फिलहाल जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे। वी आर टेकिंग दिस एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डैश डिफाइंड ऑन कर्व गिवन बाई वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। और ये जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया वो इस कर्व के ऊपर डिफाइन किया, बिटवीन पॉइंट्स ए एक्स जीरो बाई जीरो एंड बी एक्स वन बाई वन, वेयर वाई डैश इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स। ये वाई डैश है डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इन दो पॉइंट के बीच में जो कर्व है उस कर्व के ऊपर ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया। कुछ चीज़ें इसमें आपको याद करनी पड़ेंगी। नाउ वी विल फाइंड अ कर्व। अब हमारा टारगेट क्या है? बेसिकली आप इस वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। बेसिकली हमारा टारगेट है इस कर्व की क्वेश्चन निकालना, इस कर्व की ही क्वेश्चन निकालनी, बेसिकली टारगेट ये इस चैप्टर में। वी विल फाइंड अ कर्व वाई ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शनल एस ऑफ वाई ऑफ एक्स, नाम दे रहा हूँ मैं, ये नाम दे रहा हूँ मैं, एस ऑफ वाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स वन कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश डी एक्स। ये याद कर लीजिए, एस ऑफ वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जीरो टू एक्स वन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश डी एक्स, नंबर वन कर दिया। इज दिस इंटीग्रल हैज़ द has the extreme values, extreme मतलब either maximum value और minimum values, subject to constraint y of x not equal to y naught, इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। मतलब at x equal to x naught, y equal to y naught, at x equal to x1, y equal to y1। तो y of x not equal to y naught, y of x1 equal to y1, ये इनिशियल कंडीशन के तहत we will find the maximum and minimum value of this function। तो कैसे प्रोसीड करेंगे देखेंगे ज़रा मैथमेटिकली। लेट y इज इक्वल टू y of x भी एक कर्व जिसको हमने निकालना, जिसका टारगेट है हमारे को निकालने का, for which s of y of x has an extreme subject to given condition, extremum सॉरी, ये s of y of x, ये जो फंक्शनल है इसके पास एक्सट्रीमम है, एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। लेट ईटा ऑफ एक्स भी एनी कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल,
ध्यान रखिए, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन विच वैनिशेज एट एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल मीन्स ईटा ऑफ एक्स नॉट एंड ईटा ऑफ एक्स वन इक्वल टू जीरो। ये हमने ईटा ऑफ एक्स फंक्शन इस तरीके से उठाया यहाँ पे। नंबर 1 कॉन्टिन्यूस है, नंबर 2 डिफरेंशिएबल है, और नंबर 3 एंड पॉइंट के ऊपर, मतलब एक्स जीरो तथा एक्स वन के ऊपर इस ईटा की वैल्यू जीरो के बराबर है। ये गलत है, ईटा ऑफ एक्स लिखना गलत है यहाँ पे। ईटा ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ईटा ऑफ एक्स वन इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। उसके बाद अगेन मैंने क्या किया, ये जो y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स हमने कर्व ली थी, मैंने इसकी एक और नेबरिंग कर्व ली, y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन ईटा ऑफ एक्स। ये याद करने पड़ेंगे तुम्हारी कुछ चीज़ें, यू हैव टू लर्न ऑल दिस। ठीक है, ये है कर्व, बेसिकली कर्व ये है y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स वेरीज फ्रॉम a टू b x जीरो बाई जीरो टू x वन बाई वन, और इसकी नेबरिंग कर्व ली मैंने सेम फ्रॉम सेम पॉइंट टू सेम पॉइंट, सेम एंड पॉइंट एंड सेम स्टार्टिंग पॉइंट, y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन ईटा ऑफ एक्स। ये मैंने एक नई कर्व ली, इसकी नेबरिंग कर्व भी नेबरिंग कर्व विद सेम एंड पॉइंट्स वेयर एप्सिलॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। ये एप्सिलॉन एक्स वाइज तो इंडिपेंडेंट, अदरवाइज इट इज सम फंक्शन। सो इंटेग्रल ऑन वेरिड पाथ विल बी, तो इंटेग्रल क्या बन गया, एस इक्वल टू, ये जो लिखा था अभी आपने नंबर 1, ये जो नंबर 1 लिखा था ध्यान से देखना जरा इसको, ये एस इज इक्वल टू इंटेग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स वन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश। एक्स तो एक्स से रहेगा, वाई की जगह आप नेबरिंग कर्व आ जाएगी, और वाई डैश की जगह नेबरिंग कर्व का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फंक्शन, देखो जरा अपने आप, यू कैन राइट इजीली एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, वाई की जगह नेबरिंग कर्व वाई प्लस एप्सिलॉन ईटा, वाई डैश की जगह नेबरिंग कर्व का डेरिवेटिव, वाई डैश प्लस एप्सिलॉन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो एज इट इज रहेगा इनटू ईटा डैश इनटू डी एक्स। ठीक है, अब +2 का कंसेप्ट है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, बिकॉज वी नो दिस फंक्शनल हैज़ एक्सट्रीमम मीन्स इट हैज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हैं तो यू नो वेरी वेल द कंसेप्ट, if this function has maximum and minimum value then first derivative of this function with respect to epsilon is always equal to 0। तो इस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, ये पता होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का तरीका होता था हमारा कि जब भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले निकालते थे फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसको करते थे 0 के बराबर पुट, 0 के बराबर पुट करने के बाद फिर निकालते थे हम पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे, एक प्रोसीजर था एंड सो ऑन। तो सेम इज हियर, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रखी है तो इसका इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर होगा। तो फिर इसकी डिफरेंशियल फॉर्म एफ ऑफ एक्स कॉमा दिस, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, करली एफ, वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन, तो करली एफ ओवर करली एक्स इंटू करली एक्स ओवर करली एप्सिलॉन प्लस करली एफ ओवर करली वाई प्लस ईटा एप्सिलॉन इंटू करली ऑफ दिस बटे करली एप्सिलॉन प्लस करली एफ ऑफ करली दिस इंटू करली ऑफ दिस बटे करली एप्सिलॉन। कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज सो कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, करली एफ ओवर करली एक्स इंटू करली एक्स बटे करली एप्सिलॉन प्लस फिर इस एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन प्लस फिर एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन इक्वल टू 0। तो करली एक्स और करली एप्सिलॉन 0 हो गया क्योंकि एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन, इसका कोई लेना देना, तो ये टर्म गो। तो क्या बचा, करली एफ बटे करली वाई प्लस ईटा एप्सिलॉन और वाई प्लस ईटा एप्सिलॉन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन, ईटा बचा, वाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये आ गया ईटा, ये टर्म एज इट इज़, और यहाँ पर वाई डैश का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू T0, यहाँ बचा ईटा डैश इक्वल टू 0। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर लिमिट लगा दी, एज एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 वी आर अप्लाइंग बिकॉज एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी 0, तो क्या बचा, करली एफ ओवर करली वाई डैश, ये आगे टर्म आ गई हमारी इंटेग्रेशन एक्स जीरो टू एक्स वन करली एफ ओवर करली वाई ईटा प्लस करली एफ ओवर करली वाई डैश ईटा डैश डी एक्स इक्वल टू 0। अब हमारा टारगेट है इनको टर्म्स को सॉल्व करना, तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, करली एफ ओवर करली वाई डैश ईटा डैश लेके चले इक्वल टू करली एफ ओवर करली वाई डैश ईटा डैश मीन्स करली ईटा ओवर करली एक्स। तो लगा दिए डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करली ईटा ओवर करली एक्स की इंटीग्रेशन ईटा आ गई, लिमिट फ्रॉम एक्स जीरो टू एक्स वन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट तो डी डी एक्स ऑफ करली एफ ओवर करली वाई डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ईटा आ गई। अब हम सपोज कर चुके हैं अभी पीछे थोड़ी देर पहले नंबर टू में वी हैव सपोज्ड द वैल्यू ऑफ ईटा एट एंड पॉइंट्स इज 0, तो ईटा ऑफ x1 भी 0 है, ईटा ऑफ x0 भी 0, तो दिस टर्म कैंसिल आउट, वी लेफ्ट विद दिस टर्म माइनस टाइम x0 टू x1 डी डी एक्स ऑफ करली एफ ओवर करली वाई डैश ईटा डी एक्स। इसको उठाया और नंबर 3 में यहाँ रख दिया। ठीक है, इसको उठाया नंबर 3 में रख दिया, जैसे नंबर 3 में रखा तो बन जाएगा x0 टू x1 करली एफ ओवर करली वाई ईटा, और इसकी जगह माइनस ये नंबर 3 हम लेके चले, ये नंबर 3 लेके चले
नंबर 3 लेके चले, फिर इनको अलग अलग कर दिया, बस इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये स्टेप सीधा आ जाना था यहाँ पे। फिर इसकी इस इंटीग्रल की वैल्यू ये जो निकाली आपने, इस इंटीग्रल की वैल्यू ये जो निकाली इसको यहाँ रख दिया, और रखने के बाद दोनों इंटीग्रल फिर इकट्ठे कर दिए। ये नॉनसेंस है, 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं वैसे। तो ये इंटीग्रल इकट्ठे कर दिए तो बन गया कर लिया 4 कर ली वाई, इट्टा दोनों में कॉमन, कर लिया 4 कर ली वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ कर लिया 4 कर ली वाई डैश 4 इंटू इट्टा डी एक्स इक्वल 0। अब ध्यान से देखना ज़रा आप, दिस इज सम फाई ऑफ एक्स विच इज़ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दिस इज ईटा विच इज़ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो लेमा क्या बोलता है हमारा, फंडामेंटल लेमा क्या बोलता है, अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस तथा डिफरेंशिएबल है, तो इस केस में इस फाई ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है बाई फंडामेंटल लेमा। सो बाई फंडामेंटल लेमा कर लिया 4 कर ली वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ कर लिया 4 कर ली वाई डैश इक्वल टू 0, एंड दिस इज कॉल्ड आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये आर्टिकल ख़त्म होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन एंड गिव्स स्टेशनरी वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब पेपर में कई बार क्या करता है, इस आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन को इस टर्म में भी पूछता है, ऐसे भी पूछता है, मतलब प्रूव दैट आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन इज गिवन बाय दिस रिजल्ट। तो आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा आगे, तो मैं नोट फॉर्म में दे रहा हूँ रिजल्ट, अगर पूछेगा तो आगे बढ़ना, नहीं तो क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हो गया। इफ़ कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई डैश, इसके आगे कंटिन्यू करना है इसको एज इट इज, देन डी डी एक्स ऑफ बाई डैश कर लिया 4 कर ली बाई डैश, मैं ये लेके चला डी डी एक्स ऑफ बाई डैश कर लिया 4 कर ली बाई डैश हम लेके चले। तो दिस इज इक्वल फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट बाई डबल डैश, इसको ये रख दिया हमने स्मार के। उसके हम डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ माइनस डी डी एक्स ऑफ बाई डैश कर लिया 4 कर ली बाई डैश लेके चले, इसकी वैल्यू अभी निकाली ऊपर, ये डी डी एक्स ऑफ कर लिया डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट के डिफरेंशियल फॉर्म कर लिया 4 कर लिया एक्स प्लस कर लिया 4 कर ली वाई डैश, ठीक है जी, प्लस कर लिया 4 कर ली वाई डैश, क्योंकि एफ इज़ फंक्शन ऑफ एक्स बाई डैश, तो एफ इज़ फंक्शन ऑफ एक्स बाई डैश, तो इसका मतलब इस एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा माइनस इसकी वैल्यू ये रहेगी, इसकी वैल्यू ये निकाल के ऊपर, यहाँ से ये कैंसिल आउट, वी लेफ्ट विद दिस टर्म, ये टर्म एंड ये टर्म। और उसके बाद क्या किया हमने, दिस इम्प्लाई जो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे वो ये इक्वल टू इस कर लिया 4 कर लिया एक्स को उठा के साइड लेके आगे, इन दोनों में बाई डैश कॉमन ले लिया, ठीक है जी। और ये अभी प्रूव किया आपने लैग्रेंजेस इक्वेशन, आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन अभी प्रूव किया आपने, कर लिया 4 कर ली वाई 4 नंबर इक्वेशन माइनस डी डी एक्स ऑफ कर लिया 4 कर ली वाई डैश, दिस इज 0, सो वी लेफ्ट विद डी डी एक्स ऑफ दिस माइनस कर लिया 4 कर लिया एक्स इक्वल टू 0। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ दिस लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो ये कैन आस्क क्वेश्चन, तो आपने देख रहा है इसको। उसका नोट नंबर 1 ये भी पूछ सकता है कि इफ़ एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अगर ये एफ एक्स से इंडिपेंडेंट हो जाए तो लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो इफ़ एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स देन इक्वेशन नंबर 5, ये नंबर 5 बिकम्स एक्स नहीं है, एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो इसका ये टर्म खत्म हो जाएगी यहाँ पे, तो वी लेफ्ट विद डी डी एक्स ऑफ दिस इक्वल 0 मीन्स दिस इज कॉन्स्टेंट। तो ऐसे भी पूछ सकता है पेपर में, तुमने ध्यान रखना है ये पूछा क्या। तो लैग्रेंजेस इक्वेशन ऐसे ही पूछ सकता है कि इफ एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स देन लैग्रेंजेस इक्वेशन इज गिवन बाय कैपिटल एफ माइनस बाई डैश कर लिया 4 कर ली बाई डैश इक्वल टू सी। इसको याद भी कर लेना, न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज़ होंगे, विच इज़ द आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन व्हेन कैपिटल एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। और अगर अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 थी लैग्रेंजेस आइलर इक्वेशन, अगर एफ बाई से इंडिपेंडेंट हो जाए तो इफ एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ बाई तो दिस टर्म गोज आउट, सो वी लेफ्ट विद डी डी एक्स ऑफ कर लिया 4 कर ली वाई डैश इक्वल टू 0 मीन्स कर लिया 4 कर ली वाई डैश इक्वल टू सी। ठीक है जी, अब मेरी ज़रा बात ध्यान से सुन लें। अब क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आएंगे उन न्यूमेरिकल्स में आपको पहचानना ये है कि ये जो कैपिटल एफ, देखो कैपिटल एफ इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड बाई डैश, हमने सिर्फ 3 वेरिएबल लिए, ध्यान रखना है यहाँ पे। अब ये पहचान आपने करनी, इफ़ एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तब आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, इफ़ एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई तब आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। और मान लो आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो ऑलवेज यूज़ दिस फार्मूला नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर कुछ भी याद नहीं रहता है तो ऑलवेज यूज़ दिस रिजल्ट, और अगर याद रहता है तो यू कैन यूज़ दिस 2 रिजल्ट्स। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि कैलकुलेशन वर्क आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, अगर नंबर 4 आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उससे कैलकुलेशन वर्क बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं, इससे कैलकुलेशन वर्क रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। राइट अ नोट ऑन स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, बस लिखा ही है इसमें, सिर्फ एक बताया गया है कि किस तरीके से क्या क्या होता है। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, तो आई थिंक यू कैन इजली डू इट।
क्योंकि सारी इसमें लैंग्वेज ही है, मैथमेटिकल काम कुछ भी नहीं इसमें ज़्यादा। सो आप इसको कर सकते हैं आराम से। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। यहाँ से स्टार्ट होता है प्रूफ कंसिडर फंक्शन सोन, और उसके बाद ये तो यू कैन डू इजली पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, राइट इट। उसके बाद एक और है नेक्स्ट, ये भी मैं आपको छोड़ रहा हूँ। राइट अ नोट ऑन कंस्ट्रेन स्टेशनरी वैल्यूज़। ये भी एक आधी बारी पूछा गया पेपर में, तो लिखने का काम इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। यू कैन डू, वीडियो को पॉज करके यू कैन राइट द प्रूफ सॉल्यूशन। उसके बाद ये इसका सेकंड पेज है। और उसके आगे थोड़ा सा और है आगे। सो यू कैन डू दिस इज़ टोटली लैंग्वेज सिंपल। एक डिस्कशन की गई है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो आप कर सकते हैं इसको आराम से। इसके बाद आप आते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल्स, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस आइलर लैग्रेंज इक्वेशन। बस टेक्निक फॉलो करनी है आपने, बाकी क्वेश्चन आपको कुछ भी आता रहे पेपर में। देखिए ज़रा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा होगा, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ इंटेग्रेशन ए टू बी 1 + y² प्लस 1 + y² बटे बाई डैश स्क्वेयर dx। इस तरह का इंटीग्रल दे रखा होगा। और अगर आप एनालाइज करें तो अभी थोड़ी देर पहले आपने आर्टिकल किया, तो आर्टिकल क्या था, इंटीग्रेशन x0 to x1 कैपिटल f ऑफ x, y डैश dx। तो आपने क्या करना, सबसे पहला स्टेप ये है फॉर एवरी क्वेश्चन सबसे पहला स्टेप ये है कि इस इंटीग्रल के अंदर जो भी होगा दैट इज़ योर कैपिटल F ऑफ x, y डैश। ठीक है, सबसे पहला काम आपने कैपिटल F निकालना है। फिर दूसरा काम आपने ये पहचानना है कि उस कैपिटल F में कौन सा वेरिएबल मिस है। x मिस है तो कौन सा फार्मूला लगाना है, y मिस है तो कौन सा लगाना है, अगर x और y दोनों हैं तो कौन सा लगाना है। और मैं यहाँ फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर सारे वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, यहाँ x भी है, y भी है, y डैश भी है, तो ऑलवेज यूज़ इक्वेशन नंबर 4, ऑलवेज यूज़ इक्वेशन नंबर 4। और अगर x नहीं है यहाँ पे तो उस केस में ऑलवेज यूज़ इक्वेशन नंबर 6। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर सारे वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो ऑलवेज यूज़ इक्वेशन नंबर 4, जो फार्मूले में की थी अभी आपने ड्राइव। अगर यहाँ पर x मिस है तो ऑलवेज यूज़ इक्वेशन नंबर 6। और यहाँ पर अगर y डैश मिस है, सॉरी y मिस है, तो ऑलवेज यूज़ इक्वेशन नंबर 7। और अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो ऑलवेज यूज़ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 से सारा कुछ सॉल्व हो जाता है। अब अगर ध्यान दें तो क्लियर कट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो आइलर लैग्रेंज इक्वेशन विल बी, अगर x से इंडिपेंडेंट है तो इक्वेशन नंबर 6 है कैपिटल F माइनस y डैश कर लिया y डैश इक्वल सी। हमारा एक्चुअली में टारगेट क्या है यहाँ पे, वी हैव द टारगेट, वी वांट टू फाइंड स्मॉल y ओनली। स्मॉल y मीन्स इक्वेशन ऑफ कर्व, y इज इट सेल्फ इक्वेशन ऑफ कर्व। तो y की वैल्यू निकालना हमारा टारगेट है यहाँ पे बस। तो ये फार्मूला लगाया, कैपिटल F की वैल्यू ये है रखी यहाँ पे, y डैश वेरी सिंपल। फिर f का डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू y डैश, कुछ काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि इट इज़ ऑल मैथमेटिकल वर्क। f का डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू y डैश, यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू y डैश एंड ये आगे विद रिस्पेक्ट टू y डैश, इसका डेरिवेटिव 1 + y² इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y डैश, ये बार हो जाएगा 1/y डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2/y डैश क्यूब। अब ये बचपन की बातें, यू कैन डू इज इक्वल टू C1। और उसके बाद अब इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना है, ध्यान रखना, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको ये इक्वेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि y और x सेपरेट हो जाएं, बस या सेपरेट हो जाएं, फिर या फिर कोई इनको फार्मूला बनना चाहिए। तो यहाँ पर बाई डैश स्क्वायर, ये बाई डैश एक कैंसिल हो जाएगा, बाई डैश स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सारी। टारगेट क्या है, dy/dx फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर 2 टाइम 1 + y², 1 टाइम 1 + y², 3 टाइम हो गया C1 बाई डैश स्क्वायर। इस C1 को उठा के साइड लेके आ गया, तो 3/C1 को मैंने नाम C दे दिया, और dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल दिस, और उसके बाद dy/dx इक्वल टू दिस। C का रूट मैंने नाम दे दिया C2, क्योंकि दे ऑल आर कॉन्स्टेंट, सो वी कैन मैनेज। उसके बाद देखो जरा, वेरिएबल सेपरेट हो गए, 1 + y² रूट इसके नीचे आ गया, dx पर ऐसे देखें एंड इंटीग्रेट। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो गए इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट करके द फार्मूला, अब ये इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको आने चाहिए। 1/1 + y² रूट का फार्मूला होता है, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। इट इज़ रॉन्ग, यू राइट इट एज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स से साइड आएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स बाई इक्वल टू C2 की इंटीग्रेशन C2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C।
तो यहाँ से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ c2x प्लस सी। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। ये रखा 0 to 1 एक्स वाई प्लस बाई स्क्र माइनस 2 बाई स्क्र वाई डैश इंटू डी एक्स। ये इसको बोलते हैं हम इनिशियल कंडीशन। इस इनिशियल कंडीशन का फंक्शन क्या होता है कि जो आप यहाँ फाइनल आंसर निकालते हैं, यहाँ पर कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो उन कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करने के लिए हम इन इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हैं। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको ऐसा। ये एक क्वेश्चन है, उसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन -1 to 1 बाई डैश स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स, और ये इसके साथ इनिशियल कंडीशन दे रखी है। और ये तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है इसमें। अब आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, तो इसको फिलहाल आप छोड़ ही दें। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो जरा ध्यान से, क्या बोला मैंने, जो इंटीग्रल के अंदर उसको कैपिटल एफ मानना है। कैपिटल एफ हो गया बाई डैश स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स, और साथ में इनिशियल कंडीशन देखिए बाई ऑफ -1 = 1 बाई ऑफ 1 = 1। मैंने क्या बोला अभी, इस इनिशियल कंडीशन का सिर्फ और सिर्फ यही यहाँ पर ये फंक्शन है कि फाइनल स्टेज में जो आपका आंसर आता है इसमें जो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके वैल्यूज़ को निकालना। और इस इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है, एट एक्स = -1 बाई = 1। इसका मतलब है एट एक्स = 1 वाई = 1। तो पहले तो एफ आ गया ये। अब क्लियर कट, इसमें एक्स भी इन्वॉल्व है, वाई भी इन्वॉल्व है, बाई डैश भी इन्वॉल्व है, सारे इन्वॉल्व है। So we will use formula number equation number 4. So we know Euler Lagrange's equation is curly f 4 curly y minus ddx of curly f 4 curly y dash = 0. ये आपको तय करना है कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अगर x मिस है तो यूज़ इक्वेशन नंबर 6, अगर y मिस है तो यूज़ इक्वेशन नंबर 7 ऑफ दिस थ्योरम Euler Lagrange's equation, और अगर सब कुछ इन्वॉल्व है तो ऑलवेज यूज़ इक्वेशन नंबर 4 ऑफ दिस आर्टिकल। आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये आ गया, फिर आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश ये आ गया, डी डी एक्स ऑफ वाई डैश बाई डबल डैश हो गया, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वेरी सिंपल। इंटीग्रेट डी वाई बटा डी एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, अगेन इंटीग्रेट बाई इज इक्वल, ये आगे करा। अगर उसने ये इनिशियल कंडीशन नहीं दी होती तो क्वेश्चन आपका ये खत्म हो गया था। बट अब इसने इनिशियल कंडीशन दे रखी है, तो इस इनिशियल कंडीशन का मतलब यहाँ पर क्या है, इस इनिशियल कंडीशन का जो ज़रूरत है हमें, वो ज़रूरत है इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू को निकालना। तो कैसे निकालते हैं, किया आपने पहले ऐसे काम किए हैं सारे। तो यूज़ दिस बाई ऑफ -1 = 1। तो बाई ऑफ -1 = 1 का मतलब इस इक्वेशन में x की जगह रखो -1, बाई की जगह रखो 1, तो ये इक्वेशन बन गई। फिर दूसरी कंडीशन यूज़ की बाई ऑफ 1 = 1, तो x की जगह रखना 1, बाई की जगह रखना 1 कहाँ, इसमें नंबर 2 में, और ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है जी, एक इक्वेशन बन गई आपकी ये। जब दूसरी इनिशियल कंडीशन यूज़ की तो दूसरी इक्वेशन बन गई। अब बस 2 इक्वेशन आ गई। अब आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसे भी आपको लगता है दोनों को ऐड कर दो। ऐड करके C2 मिल गया, C2 को किसी एक इक्वेशन में रख दो, C1 मिल गया, C1 और C2 को उठाओ नंबर 2 में रख दो, बस हो गया। नाउ दिस y इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ C1 एंड C2, मतलब C1 C2 की वैल्यू आपको मिल चुकी है यहाँ पे। ठीक है जी। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ दीज इनिशियल कंडीशंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल। इंटीग्रेशन x0 to x1 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर अंडर रूट बटा x dx। तो सेम प्रोसीजर। ठीक है जी, कैपिटल F इज इक्वल टू दिस, सेम प्रोसीजर। अब ध्यान दें इस क्वेश्चन के ऊपर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ y, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ y। ठीक है जी, तो फार्मूला वी विल यूज़ करली f और करली y डैश इक्वल सी। तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश ये आ गया, ये आ गया। अब आपका काम है, क्योंकि अंडर रूट आ रहे हैं बीच में, तो जहाँ पर भी अंडर रूट या फ्रैक्शनल पावर आए तो ऑलवेज स्क्वेयरिंग वो साइड, स्क्वेयरिंग वो साइड, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो उसके बाद ये ब्रैकेटें खोल दी, ब्रैकेटें खोलने बाई डैश स्क्वायर के कोएफिशिएंट इकट्ठे कर लो, बाई डैश स्क्वायर आ गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद दोनों साइड्स अंडर रूट ले लिया, ये आ गया। सिंपल कैलकुलेशन का काम और कुछ नहीं, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल दिस। उसके बाद इंटीग्रेटेड, वेरिएबल सेपरेट हो गए, जैसे वेरिएबल सेपरेट होते हैं इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेट करके डी वाई डी एक्स वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा है। अब ये काम थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे फार्मूले आपको पता होना चाहिए, +2 लेवल के क्वेश्चन है सारे। अभी ये बनेगा g⁻n, ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फार्मूला g⁻n इंटू जी डैश। अगर ऐसा रिजल्ट नजर आए तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल g⁻n + 1 बटा n + 1। तो अगर आप ध्यान दें तो g⁻n इंटू जी डैश नहीं है यहाँ, जी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, -2c² x, लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ सी एक्स। तो -2c² चाहिए, तो मैंने क्या किया -1/2c से मल्टीप्लाई किया,
-1/2c से मल्टीप्लाई, मतलब -2c से डिवाइड किया और -2c से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2c²x। तो -1/2c बार हो गया, ठीक है, -2c²x इंटू दिस, तो ये बनेगा g⁻n इंटू जी डैश, और g⁻n इंटू जी डैश की इंटीग्रेशन होती है g⁻n+1, मतलब -1/2 + 1 बटे n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डैश ले ली मैंने। ठीक है जी, अब थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लो, 2 कैंसिल हो गए, c डैश को साइड लेके आ गए, उसके बाद स्केयरिंग बोथ साइड ये बन गया, और उसके बाद फिर ये इसको x², ये अलग अलग करती है 1/c², ये हो गया x², और ये आपकी इसकी सर्कल की इक्वेशन बन गई। Hence extremal is a circle whose center lies on y-axis. So this is the question. सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा इनमें। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें ज़रा। प्रूव दैट आर्क लेंथ ऑफ द कर्व दिस, ये कर्व दे रखी है आपको, इसको याद करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये भी, x0 to x1 1 + y'² दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, ये फार्मूला, अब पता नहीं पुरानी क्लासेस में हमारे पास ये फार्मूला होता था कि जब भी आपने किसी कर्व की लेंथ निकालनी है, तो कर्व y = y(x) की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ ऑफ दैट कर्व इज गिवन बाय दिस फार्मूला, x0 to x1 1 + y'² dx। ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन गिव्स स्ट्रेट लाइन। मतलब कर्व के ऊपर अगर 2 पॉइंट लेंगे, कोई कर्व है, इसके ऊपर अगर 2 पॉइंट लेंगे तो उनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ y = ax + b। मतलब बोल रहा है कि जब आप इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट लेंगे, तो उन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा दैट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय y = ax + b, वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट्स, एज इट्स एक्सट्रीमल गिव्स y(x not equal to y0, y(x 1 equal to y1। मतलब इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है। इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछा है, शो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये पूछेगा तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना इसका खास, क्योंकि दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये दिस इज द रिजल्ट फॉर डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन एनी कर्व y = y(x)। अगर सेकंड स्टेटमेंट पूछेगा तो यू हैव टू लर्न दिस एज वेल एज इनिशियल कंडीशंस। तो हियर अगेन वही कहानी, तो वही प्रोसीजर वही है जो इंटीग्रल के अंदर, दैट इज F। क्लियर कट, दिस F इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। तो आयलर लैग्रेंज इक्वेशन बिल भी कर लिया, और कर ली y' = c, वेरी सिंपल। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू y', ये आ गया, ठीक है, फिर ये आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्केयरिंग वो साइड, सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, और यहाँ से y' निकाल दिया। ठीक है, y' निकालने के बाद y' दोनों साइड हमने अंडर ले लिया। जब दोनों साइड अंडर लिया तो y' आ गया c' कौन 1 - c', अंडर, और दिस इज ऑल कांस्टेंट, इसको नाम दे दिया हमने कैपिटल ए। तो यहाँ से dy/dx आ गया आपका कैपिटल ए, dy आ गया adx, तो y आ गया ax + b। कैपिटल ए कैपिटल बी, दे आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। ये टास्क आपके लिए है। x की वैल्यू x0, y की वैल्यू y0 यहाँ रखो, ये एक इक्वेशन बन गई। फिर x की वैल्यू x1, y की वैल्यू y1, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करो और कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालो। तो कैपिटल ए की वैल्यू आ गई ये, और इस एक वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखा, कैपिटल बी की वैल्यू आ गई ये। इन कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू को उठाओ, नंबर 1 में रख दो, और इसको नाम दे दिया हमने स्मॉल ए। इस कैपिटल ए की वैल्यू को नाम दे दिया स्मॉल ए, कैपिटल बी की वैल्यू को नाम दे दिया हमने स्मॉल बी। तो हमारी इक्वेशन बन गई y = ax + b, स्मॉल ax + स्मॉल b। यही हमने प्रूव करना था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ कर्व विद गिवन बाउंड्री पॉइंट्स whose रोटेशन अबाउट x एक्सिस जनरेट अ सरफेस ऑफ मिनिमम एरिया। अब देख लो, पूछने का तरीका ये भी है। अब ये आपको पता आइडिया होना चाहिए यहाँ पे कि इसकी कर्व, इसकी फंक्शन क्या बनेगा। फाइंड अ कर्व विद गिवन बाउंड्री पॉइंट्स whose रोटेशन अबाउट x एक्सिस जनरेट अ सरफेस ऑफ मिनिमम एरिया। तो सरफेस ऑफ मिनिमम एरिया का फार्मूला क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए, एंड द फार्मूला इज, वी नो एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इज ये 2πx0 to x1 y ds। ये फार्मूला यू हैव टू लर्न इट। और ds होता है 1 + y' अंडर रूट dx। यह भी देखा पिछले क्वेश्चन में आपने, 1 + y' अंडर रूट dx। तो बस ये आ गया, बाकी काम फिर कोई। इनिशियल कंडीशन ले लिया हमने ये, लेट f इज इक्वल दिस, नाउ दिस क्लियर कट इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो वी विल यूज व्हाट फार्मूला। तो आयलर लैग्रेंज इक्वेशन विल भी f - y' कर लिया, 4 कर ली y' = c। बाकी काम आप खुद कर सकते हैं। ये f की वैल्यू आ गई, y' एज इट इज़, f को विद रिस्पेक्ट टू y' डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। अब ये टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिकल वर्क है और सारा +1 +2 लेवल का काम है सारा ये।
उसके बाद इसको अरेंज करके यहाँ से वाई आ गया, ये दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी, सी स्क्वायर को उधर लेके आ गए। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या, डी वाई बटा डी एक्स निकालना। तो डी वाई बटा डी एक्स आ गया बाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट बटा सी स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिया, और वन अपॉन बाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट की इंटीग्रेशन हो गई आपकी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बाई पुट किया हमने कॉस हाइपरबोलिक टी, सी कॉस हाइपरबोलिक टी बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो डी वाई आ गया सी साइन हाइपरबोलिक टी डी टी। तो इनको सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे ये आ गया इक्वल टू ये, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, डी टी की इंटीग्रेशन टी आ गई, टी को रीसब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से। टी को रीसब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, टी सी बाई के बटे में चला जाएगा, तो टी आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स बाई बटा सी, ये आ गया। तो यहाँ से बाई बटा सी निकाल लो, ये आ गया, तो बाई इक्वल दिस विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये सिंपल सवाल हैं, ये पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, ये भी सिंपल है, हालांकि ये क्वेश्चन होना चाहिए था कहाँ पर, जहाँ पर आपने लैग्रेंज ब्रैकेट की थी, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की थी, जहाँ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की थी वहाँ पर आई क्वेश्चन ये, पर यहाँ पर बीच में डाला है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम एंड एन डू द ट्रांसफॉर्मेशन दिस एंड दिस प्रेजेंट ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बोलता है कि एम और एन की किस वैल्यू के लिए ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, या सिंपल भाषा में अगर बात करें, अगर ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो बताओ एम और एन की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कैपिटल क्यू कैपिटल पी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल पी क्यू दे रखा है, दिस इज़ योर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से कैपिटल क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल पी, कैपिटल पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, कैपिटल पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल पी, ये निकाल ली चारों। वी नो ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, अगर आपको याद हो लैग्रेंजेस में भी और लैग्रेंजेस ब्रैकेट में भी और पॉइसन ब्रैकेट में भी क्या होता था, यहाँ पॉइसन ब्रैकेट ली, पॉइसन ब्रैकेट में यहाँ आता था कि अगर एक आप जनरलाइज्ड वेरिएबल लें और एक आप मोमेंटा लें तो उनकी लैग्रेंजेस, उनकी पॉइसन ब्रैकेट होती है इक्वल टू 1। और अगर यहाँ पर भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लें, यहाँ पर भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लें तो पॉइसन ब्रैकेट होती है 0, मोमेंटा लें दोनों जगह तो पॉइसन ब्रैकेट होती है 0। ठीक है, तो ये पॉइसन ब्रैकेट का मतलब क्यू कमा पी, पॉइसन ब्रैकेट का मतलब करली क्यू और करली क्यू, समेशन आना था बाकायदा, लेकिन यहाँ समेशन की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वी हैव ओनली 2 वेरिएबल्स, तो दैट्स वाई वी आर राइटिंग करली क्यू और करली क्यू, करली क्यू और करली पी माइनस करली क्यू और करली पी, करली कैपिटल पी और करली क्यू इक्वल टू 1। अब ये डेरिवेटिव चारों निकाले हैं, ये निकाले चारों डेरिवेटिव, इन डेरिवेटिव्स को यहाँ रखा, सॉल्व किया, और ये आ गया हमारे पास एम एन क्यू की पावर 2m माइनस 1 इक्वल टू 1, और 1 को भी कैन राइट क्यू की पावर 0, पावरों को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से 2m माइनस 1 0, एम की वैल्यू आ गई 1/2, तो एम की वैल्यू 1/2 आ गई, एम की वैल्यू 1/2 आ गई, तो एम की वैल्यू 1/2 रखो यहाँ पे, एन की वैल्यू मिल जाएगी आपको एम एन इक्वल टू 1, क्योंकि ये 0 कर दिया अपने पावर, तो एम एन इक्वल टू 1, एम एन इक्वल टू 1, एम की वैल्यू 1/2, तो एन की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका मतलब एम की वैल्यू 1/2 होगी, एन की वैल्यू 1 होगी, तो उस केस में ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैनोनिकल बन जाएगी। और इसके आगे का जो काम किया है इसको काइंडली वहाँ से रिप्लेस कर दें अपने नोट्सों से, ये नहीं करना है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर यहीं ख़त्म हो चुका है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है फिर आपका ये बीच में कहीं किए हैं क्वेश्चन आए हैं, स्टेट एंड प्रूव पॉइसन आइडेंटिटी या स्टेट एंड प्रूव जैकोबी आइडेंटिटी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 इटसेल्फ। ये अभी सेक्शन 3 का जो क्वेश्चन नंबर 25 है, दैट इज आंसर ऑफ पॉइसन आइडेंटिटी बोलो, जैकोबी आइडेंटिटी बोलो, की बात है। उसका राइट शॉर्ट नोट ऑन जैकोबी मैट्रिक्स ऑफ ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसी सेक्शन का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और उसके बाद प्रूव दैट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म आ ग्रुप, तो ये अभी आंसर मेरे पास नहीं है, अगर आपको मिलता तो यू कैन डू। उसके बाद डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ लैग्रेंजेस एंड पॉइसन ब्रैकेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, लैग्रेंजेस और पॉइसन ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज। तो ये इटसेल्फ यू नो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ऑफ दिस सेक्शन, दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लैग्रेंजेस ब्रैकेट। एंड क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 एंड 22, 1 2 3 4 5 6 पॉइसन ब्रैकेट की 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान रखना, और लैग्रेंजेस ब्रैकेट की सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 इटसेल्फ, इसी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 जो है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी बार पेपर में आया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अगर एनालिसिस करें, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इटसेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस सेक्शन, बट अप टू क्वेश्चन नंबर 6, जो इसी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट अप टू ओनली क्वेश्चन नंबर 6, और साथ में
क्या करना है आपने, अप टू इक्वेशन नंबर 6 तक जहाँ जहाँ माइनस एम म्यू यूज़ हुआ उसकी जगह कैपिटल के यूज़ करना, बिकॉज इट इज़ गिवन हियर कैपिटल के अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर है माइनस एम म्यू अपॉन आर, बट यहाँ पर है के अपॉन आर। तो रिपीट कर रहा हूँ फिर मैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें माइनस एम म्यू की जगह आपने एक तो कैपिटल के यूज़ करना है और अप टू इक्वेशन नंबर 6 तक जाना। जैसे 6 तक पहुँचेंगे ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यू कैन डू इजली। और उसके नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर 6 महीने के बाद लगभग पेपर में आता रहता है। स्टेट द ब्राचिस्टोक्रोम प्रॉब्लम एंड ड्रॉ द सोल्यूशन कर्व। बोल रहा है कि इस प्रॉब्लम को आपने स्टेट करना है और इसकी सोल्यूशन कर्व ड्रॉ करनी है। और डिस्कस दिस प्रॉब्लम इफ काइनेटिक फ्रिक्शन बी एक्सक्लूडेड then by using Euler-Lagrange's differential equation show that the resulting equation can be solved by the equation of the cycloids। बोलता है कि अगर हम यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन को एक्सक्लूड कर दें तो Euler-Lagrange's इक्वेशन की हेल्प से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इट सेल्फ रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ साइक्लोइड। ये इक्वेशन ऑफ साइक्लोइड का ध्यान रखना है, मतलब जब इसको ग्राफिकली ट्रेस करेंगे तो इट रिप्रेजेंट सम साइक्लोइड। ओके, स्टेटमेंट अगर पेपर में स्टेट एंड प्रूव करके आता है तो स्टेटमेंट द पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल इन ए स्लाइडिंग फ्रॉम वन पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी इन द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड इन शॉर्ट टाइम इज गिवन बाई। बोलता है कि मान आपने किसी हाइट से एक पार्टिकल को फेंका नीचे की तरफ। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि आपने इस हाइट से पार्टिकल को जब नीचे की तरफ फेंका तो वो सीधा कभी नहीं आता नीचे से। ये आप नोटिस करके देख लेना चाहे आप किसी, अगर आप घर में हैं तो घर में लेंटर के ऊपर चढ़ जाए, लेंटर से आपने कोई भी हैवी चीज़ पत्थर ले लो कुछ ले लो नीचे को फेंकना, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं आता नीचे को। दैट ऑलवेज फॉलो पैराबोलिक पाथ लाइक दिस। तो ये ए पॉइंट से आपने पार्टिकल को नीचे फेंका और ग्राउंड में आके बी पॉइंट के ऊपर टच किया, तो ए पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट थे 0 0, इनिशियल स्टेज से फेंका और मान लीजिए जहाँ पर पहुँचा वहाँ पर कोऑर्डिनेट है x1 by 1। इसका मतलब x की वेरिएशन है 0 to x1, y की वेरिएशन है 0 to by 1। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब आपने इस a से किसी भी पार्टिकल को नीचे फेंका तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर दैट पाथ इज गिवन बाई x इक्वल दिस एंड y इक्वल दिस। दिस इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो किया क्या, देखो ज़रा, लेट ओरिजिन कोइंसाइड्स विद ए। हमने ले लिया जो ओरिजिन है दैट इज ए, ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गई। वाई एक्सिस मीन्स इसका मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आपने पार्टिकल फेंका तो ये वाई एक्सिस नीचे की। सिंस पार्टिकल मूव्स ओनली अंडर ग्रेविटी, माइंड इट, क्योंकि पार्टिकल आपने फ्रीली फेंका है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई पार्टिकल आप फ्रीली फेंकते हैं तो उस केस में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जी इटसेल्फ, देन स्मॉल ए इज ऑलवेज जी। और अगर बॉडी फ्रीली नहीं फेंकते हैं तो उस केस में आपकी एक्सेलरेशन हमेशा वेरी करती है। अगर बॉडी फ्रीली नीचे को आ रही है तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जी। तो सिंस पार्टिकल मूव्स ओनली अंडर ग्रेविटी सो मोशन विल बी इन वर्टिकल प्लेन एंड द डिस्टेंस मूव्स बाय पार्टिकल इज गिवन बाय, ये आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला फिर से, एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इज गिवन बाय डी एस इक्वल टू 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर अंडर रूट डी वाई। अभी थोड़ी देर पहले किया आपने पीछे, तो जो डिस्टेंस फॉलो करेगा दैट इज गिवन बाय दिस। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है डायनेमिक्स के, वी नो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। इसी तरह से एक और रिजल्ट होता था x इक्वल टू हाफ जी टी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र एंड सो ऑन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ax, वी इक्वल टू v0 प्लस ए टी। तो उसमें से एक फॉलो कर रहे हैं हम, ये बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2ax वेयर v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन बिकॉज हेयर बॉडी फॉल्स फ्रीली सो दिस a बिकम्स स्मॉल g। नंबर 2, बिकॉज बॉडी मूविंग टूवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स लॉन्ग वाई एक्सिस तो दिस एक्स बिकम्स स्मॉल वाई। तो वही लिखा है यहाँ पे, सिंस पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी फ्रीली सो ए इक्वल टू जी एंड एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस में जा रहे हैं तो एक्स वाई का काम करेगा यहाँ पे। तो फार्मूला बनेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gy एंड वी इज नथिंग बट दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एस बटा डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2gy। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे पार्टिकल रेस्ट पोजिशन में था तो इट इज़ ऑलवेज 0। डी एस बटा डी टी इक्वल टू 2g बाई अंडर रूट डी टी इक्वल टू डी एस बटा दिस, डी एस की वैल्यू अभी लिखी आपने 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर अंडर रूट डी वाई। देख लो फिर कोई चीज़ बनना शुरू होगी। सो टोटल टाइम, तो टाइम फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाई
इंटीग्रेट कर दिया इसको टाइम फंक्शन को 0 to x1, ठीक है जी, 1/2g अंडर रूट कॉन्स्टेंट बाहर, 0 to x1 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर अंडर रूट बटे अंडर रूट बाई इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो अब देखो आ गया इंटीग्रल है, जैसे इंटीग्रल आया टेक कैपिटल एफ फ्रॉम दिस, तो कैपिटल एफ इज़ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर अंडर रूट बटे अंडर रूट बाई, और बाकी काम फिर वही। क्लियर कट दिस एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, देयर इज नो एक्स, सो Euler-Lagrange's equation will be, since f is independent of x, so Euler-Lagrange's equation will be f माइनस कर लिया 4 कर ली बाई डैश इक्वल टू कैपिटल सी, ठीक है जी। f की वैल्यू रख दी, f का डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बाई डैश निकाला, अब ये टास्क आपको छोड़ रहा हूँ मैं, ये आ गया इक्वल टू सी। उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये पावर नेगेटिव है तो नीचे आ गई। उसके बाद हमने अंडर रूट बाई 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर अंडर रूट एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये बन गया आपका हमारे पास, यहाँ बाई डैश स्क्वायर माइनस बाई डैश स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर बचा 1, ये आ गया। उसके बाद इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, ये ऊपर चला गया तो 1/c नीचे आ गया, साथ में दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, एक तो इसको रेसिप्रोकेट किया और साथ में स्क्वेयरिंग कर दी दोनों साइड, ये आ गया। इस 1/c स्क्वायर को मैंने नाम दे दिया k स्क्वायर, दिस इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, ध्यान रखना। उसके बाद फिर वेरिएबल सेपरेट किए, 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर बाई साइड आ गया, बाई डैश स्क्वायर ये आ गया, बाई डैश मीन्स डी वाई बटे डी एक्स, ये आ गया, अंडर रूट ले लिया दोनों साइड, तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल दिस। और उसके बाद अगले स्टेप में वेरिएबल सेपरेट कर दिए, ये वेरिएबल सेपरेट कर दिए, ठीक है, बाई बड़ा अलग कर दी, डी एक्स बड़ा अलग कर दी। अब नाउ वी वांट टू इंटीग्रेट दिस, अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन इतनी आसान नहीं है, ध्यान रखना। वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन बाई सब्सटीट्यूशन मेथड, और सब्सटीट्यूशन मेथड से इज पुट बाई इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, याद करना पड़ेगा आपको, पुट बाई इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, जैसे बाई इक्वल के स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई पुट करेंगे तो डी वाई आ गया 2 के स्क्वायर साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन, के स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन 2 साइन फाई कॉस फाई डी फाई। अब इस वाई और डी वाई को उठाओ, और वाई और डी वाई को उठाओ और यहाँ रखो 3 जगह, जैसे रखेंगे 2 के स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट बार हो गया, साइन स्क्वायर फाई नीचे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज कॉस स्क्वायर फाई, साइन फाई कॉस फाई एज इट इज, साइन स्क्वायर फाई बटा कॉस स्क्वायर फाई अंडर रूट, तो यहाँ से जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये बचेगा साइन बटे कॉस, ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर फाई, और साइन स्क्वायर फाई का फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 फाई बटा 2, सिंपल। उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया इसको, ये 2 कैंसिल हो गया, 1 की इंटीग्रेशन फाई, कॉस 2 फाई की इंटीग्रेशन साइन 2 फाई बाई 2, और एक्स की इंटीग्रेशन डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, तो 2 एलसीएम ले लिया यहाँ पे, 2 फाई माइनस साइन फाई के स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस c1। अब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है तो उसके लिए इनिशियल कंडीशन यूज़ की, नाउ द रिलेशन इज बिटवीन फाई एंड एक्स, इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 कहाँ था, ए पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट कौन सा था, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट के ऊपर ये फाई जो था ये था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जब पार्टिकल फेंका नहीं था तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा 0, तो फाई की वैल्यू आ गई 0, साइन 0 0 होता है तो c1 आ गया 0, तो वी लेफ्ट विद 2 फाई माइनस साइन 2 फाई के स्क्वायर बटा 2 इक्वल टू एक्स, तो ये आ गया x, और y हमारे पास है के स्क्वायर साइन फाई, y आ गया के स्क्वायर साइन फाई, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, ये आ गया के स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर फाई का फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 फाई बाई 2, ये आ गया y, ठीक है जी, ये आ गया हमारा x। उसके बाद 2 फाई को हमने पुट कर दिया थीटा, 2 फाई को हमने नाम दे दिया थीटा, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2 थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ से, और y आ गया यहाँ से के स्क्वायर बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा विद थीटा इक्वल टू 2 फाई, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइक्लोइड विच वी वांट टू प्रूव, कि आपने जो पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ फेंका उसने जो पाथ फॉलो किया, द इक्वेशन ऑफ दैट पाथ इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, सो दिस इज द प्रॉब्लम, सो दिस इज़ वन ऑफ द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, अक्सर पेपर में आती रहती है। और इसी के साथ ये सिलेबस आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का यहीं ख़त्म होता है, तो थैंक यू वेरी मच, और मेहनत करें, थैंक यू।